हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हमें एक नया कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है जिसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पाथ। जब मैंने पिछली एग्जांपल आपको कराया था पिछली क्लास के अंदर, तो मैंने आपको दो चीजें पढ़ा दी थी उसमें। एक तो मैंने आपको ये नेटवर्क डायग्राम निकालना सिखा दिया था, और मैंने आपको टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और स्लैक निकालना सिखा दिया था। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल पाथ कि किस तरीके से एक नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, और बेसिकली क्रिटिकल पाथ होता क्या है वो भी सीखेंगे। रिविजन है, स्पीड से चलेंगे थोड़ा। हाँ, बट जो भी आप भूल गए हो क्रिटिकल पाथ के बारे में वो रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल पाथ। ऐसा नहीं है रिवीजन है तो आपको उड़ाना है, नहीं। आप हो सकता है क्रिटिकल पाथ क्या होता है आप भूल गए हो, वो सारी चीजें आपको आ जाएगी समझ। देखिए, क्रिटिकल पाथ एक तरीके का लॉन्गेस्ट पाथ है, एक लॉन्गेस्ट पाथ है जो कि स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग इवेंट से अप टू एंड इवेंट। स्टार्टिंग इवेंट से एंड इवेंट तक एक लॉन्गेस्ट पाथ है। क्रिटिकल पाथ एक लॉन्गेस्ट पाथ है इन नेटवर्क डायग्राम। क्रिटिकल पाथ एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है नेटवर्क डायग्राम में, एक सबसे बड़ा पाथ होता है नेटवर्क डायग्राम में, जिसका स्टार्ट होता है किसी स्टार्टिंग इवेंट से और एंड इवेंट पे जाकर खत्म होता है। पर बेसिकली क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रिटिकल पाथ का मतलब है मिनिमम समय, मिनिमम टाइम जो लग रहा है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। मिनिमम समय, मिनिमम टाइम जो लगता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो मिनिमम समय लगता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। ये तो उसका मीनिंग हो गया। पर क्रिटिकल पाथ स्टार्ट होता है स्टार्टिंग इवेंट से, खत्म होता है एंड इवेंट पर, और स्टार्ट इवेंट से एंड इवेंट पे जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा और मिनिमम टाइम लेगा। सर ये कैसे सवाल कर रहे हो? पाथ जो है वो लॉन्गेस्ट है और समय ले रहा है कम। हाँ, लॉन्गेस्ट पाथ ढूंढना है और सबसे कम समय लेगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पाथ कहा जाएगा। तो क्रिटिकल पाथ एक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है नेटवर्क डायग्राम में, जो एक स्टार्ट इवेंट से एंड इवेंट तक होता है और सबसे कम समय लगता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जो उसमें कम टाइम लग रहा है वो आपके पास क्रिटिकल पाथ माना जाएगा। इसके अंदर आपको दो तीन चीजें देखनी होती है। एक तो आपको देखना होता है क्रिटिकल इवेंट, क्रिटिकल इवेंट। एक आपको देखना होता है सर क्रिटिकल एक्टिविटी, और एक आपको देखना होता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पार्ट। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इन तीन का मतलब समझो। देखिए, क्रिटिकल इवेंट कहां होता है? जब स्लैक में जहां पर जीरो होता है ना, स्लैक कॉलम में जहां पर जीरो होगा वो क्रिटिकल इवेंट कहलाएगा। और और टोटल फ्लोट में जहां पर जीरो होगा, टोटल फ्लोट में जहां जीरो होगा वहां पर क्रिटिकल एक्टिविटी कहलाएगी। तो जहां स्लैक कॉलम बनाया था हमने पिछली क्लास के अंदर, वहां पर देखो जीरो कहां पर, तो जहां पर जीरो है वो इवेंट क्रिटिकल इवेंट कहलाएगा। इधर देखिए, ये आपके पास है स्लैक। अगर आप स्लैक को देखोगे तो स्लैक में ये आपके पास और यहां आपको दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? क्रिटिकल इवेंट हो गए। क्या हो गए? क्रिटिकल इवेंट। तो स्लैक वाले कॉलम में जहां पर जीरो होगा वो आपका क्रिटिकल इवेंट होगा। कौन कौन से है? जैसे कि एक से लेकर दो में एक पे जीरो था, एक से लेकर तीन में एक पे जीरो था। नेटवर्क डायग्राम पे देख लो, एक से लेकर दो पे जीरो कहां था? यहाँ। एक से लेकर तीन पे जीरो कहां था? यहाँ। तो ये एक इवेंट जो है ये आपके पास क्रिटिकल इवेंट बन जाएगा। ठीक है सर। तो इवेंट वन आपके पास क्या हो जाएगा? क्रिटिकल इवेंट हो जाएगा। तो स्लैक कॉलम में जहां पर जीरो होगा वहां पर आपका क्रिटिकल इवेंट कहलाएगा, वो क्रिटिकल इवेंट होता है। क्रिटिकल एक्टिविटी ये कह रहा है जहां टोटल फ्लोट है,
टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट पे अगर आप देखोगे तो टोटल फ्लोट में जहां पर जीरो होगा, वेयर इज टोटल फ्लोट, ये रहा। तो सर टोटल फ्लोट में एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है, तो कहां पर है जीरो? टोटल फ्लोट में 1 से 2 एक्टिविटी पे जीरो है और 2 से 4 पे जीरो है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल एक्टिविटी है वो कौन सी है? एक तो 1 से 2 एक्टिविटी है और एक 2 से 4 एक्टिविटी है। इसको हम क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटी। तो क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो गई? जहां पर टोटल फ्लोट पे जीरो आता है उसको क्रिटिकल एक्टिविटी कहते हैं, जो 1 से 2 है और 2 से 4। तो दो एक्टिविटी में यहाँ पर टोटल फ्लोट पे जीरो आया। नेटवर्क डायग्राम पे आ जाओ, कहां पर है क्रिटिकल एक्टिविटी? 1 से 2, 2 से 4, ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी हुई। 1 से 2 और 2 से 4, ये हमारी क्या होगी दोस्त? क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। ठीक है सर। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ क्या है? सीक्वेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी। सीक्वेंस, जब आप क्रिटिकल एक्टिविटी को सीक्वेंस में लिख देते हो वो होता है हमारा क्रिटिकल पाथ। तो मैंने क्रिटिकल एक्टिविटी को कैसे लिखना है? सीक्वेंस में। कैसे लिखेंगे? पहले 1 से 2 चलेगा, फिर 2 से 4 चलेगा। सीक्वेंस लिखने का तरीका होता है 1 से 2 गया एंड 2 से 4 गया, ये आपके पास हो गया क्रिटिकल पाथ। ये बन गया सर क्रिटिकल पाथ। 1 से 2, 2 से 4। तो अगर कोई मुझे कहेगा भाई क्रिटिकल पाथ क्या है, तो मैं कहूंगा क्रिटिकल पार्ट जो होता है वो डबल अंडरलाइन से हाईलाइट करते हैं। मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, पर पेपर में आप 2 अंडरलाइन यूज करेंगे। जैसे 1 से 2 पे क्रिटिकल पार्ट है, 1 से 2 पे, और फिर 2 से 4 पे क्रिटिकल पार्ट है। तो 1 से 2, 2 से 4 आपका क्रिटिकल पार्ट। क्यों 1 से 2, 2 से 4 कैसा आया? क्रिटिकल एक्टिविटी ढूंढो। क्रिटिकल एक्टिविटी कैसे ढूंढेंगे? टोटल फ्लोट पे जीरो कहां पर है? जहां टोटल फ्लोट पे जीरो होगा वो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। तो टोटल फ्लोट पे जीरो, 1 से 2 पे जीरो था, 2 से 4 पे जीरो था जब कॉलम बनाया था, तो कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए। ठीक है, तो 1 से 2 पे जीरो, 2 से 4 पे जीरो, तो इसको हम डबल अंडरलाइन से हाईलाइट कर देंगे। क्या आपके पास क्या हो गया? क्रिटिकल पाथ हो गया। तो क्रिटिकल पाथ अगर आपको कहेगा कि क्रिटिकल पाथ क्या है, तो आप कहना भाई क्रिटिकल पाथ है 1 से 2, और फिर ऐसे लिखते 2 से 4, 2 तो है ही, 1 से 2 और 2 से 4। सर 1 से 2 में कितना समय लगा? देखो 1 से 2 में कितना समय लगा? 4 दिन लग गया। और 2 से 4 में कितना लगा? 1 दिन लगा। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। इससे ये सबसे कम टाइम है, इससे ज्यादा, इससे कम समय में हम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। कम से कम 5 दिन, तो 5 दिन तो चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिटिकल पाथ का मतलब, है ना? क्लियर हो गया? अभी सुनिए, आपको लग रहा होगा मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको कौन सा, क्योंकि जब एक बड़ा क्वेश्चन आएगा ना दोस्त पेपर के अंदर, उसमें टेबल भी आएगी, नेटवर्क डायग्राम भी आएगा, टेबल भी आएगी, क्रिटिकल पाथ भी पूछेगा, आपके पास क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, आपके पास पीईआरटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ये सारी चीजें आएगी वहां पर। ठीक है, तो वहां पर सब कुछ आएगा, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन एक साथ करा रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा है क्या है। दिस इज द टोटल, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ। ये हमारा क्रिटिकल पाथ यहाँ पर खत्म हो गया, बड़ा इजी था। क्रिटिकल एक्टिविटी ढूंढो, टोटल फ्लोट पे जहां जीरो वो, और वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, 1 से 2, 2 से 4 आ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 आ जाएगा, 3 से 4 आ जाएगा। तो जहां पर लॉन्गेस्ट पार्ट में सबसे कम समय लग रहा होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ माना जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो क्रिटिकल पाथ के बारे में आपने तो सीख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर पीईआरटी। ये भी था ना आपके सिलेबस में? अब मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखवा रहा, आप लिख लेना खुद ही। पीआरटी क्या है? देखिए क्रक्स बताता हूँ। पीआरटी बेसिकली क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। क्या करता है? मैनेजमेंट। किस चीज का मैनेजमेंट करता है सर? 3 चीजों का। पहला, दूसरा एंड तीसरा, 3 चीजों का मैनेजमेंट करता है पीईआरटी। सबसे पहले पीईआरटी हमें क्या देता है? नेटवर्क डायग्राम देता है, एक रोड मैप बनाकर देता है नेटवर्क डायग्राम का। ये हमारा पीआरटी का है, रोड मैप ऑफ एन एक्टिविटी, जो एक नेटवर्क डायग्राम जिसे हम कहते हैं। तो पीआरटी हमारे को क्या करके देता है? बेसिकली मैनेजमेंट करता है इन अ नेटवर्क डायग्राम। जिसको आप कह सकते हैं रोड मैप, रोड मैप ऑफ एन एक्टिविटी। दूसरा हमें पीआरटी क्या हमें मैनेज करता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, हमें बताएगा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क, हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये भी कौन बताता है? पीईआरटी बताता है। इसके बाद क्या कहता है? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम
एक तो बता देगा टोटल समय कितना लग रहा है हर एक टास्क को कंप्लीट करने में, एक बताएगा मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, और हर एक टास्क नहीं आ रहा सॉरी, हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा। ये तीन चीज का मैनेजमेंट जो करता है वो करता है पीईआरटी। राइट, समझ में आ गया बात, लिख लीजिए इतना पॉइंट। ठीक है सर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीआरटी क्या था, पीआरटी हमारा क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट कैसे करता है भाई, कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है, तो पीआरटी का काम क्या होता है, तीन चीजों की चीजें बताना, तीन चीजें बताना पीआरटी का काम होता है मैनेजमेंट को। तो बेसिकली मैनेजमेंट करने का काम हो गया इसका। तो पीआरटी क्या करता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैनेजमेंट को तीन चीजें बताता है। पहला, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनेगा, दूसरा, हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, एंड तीसरा, पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मिनिमम समय कितना लगेगा। बताओ क्या ये तीनों चीजें हमने करी थी नहीं करी थी, करी थी। नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख लिया हमने, हर एक टाइम टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है वो भी सीख लिया था, और क्रिटिकल पार्ट ही तो बताता है, क्रिटिकल पाथ ही तो होता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना मिनिमम समय लगता है, उसी को तो क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो पीआरटी बेसिकली ये। चलिए, तो इसमें आप अबे और क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है, in case of PERT, flowing 3 time are to be estimated. In case of PERT concept में, in case of PERT flowing 3 time are to be estimated. In case of PERT flowing 3 time are to be estimated. देखिए पीईआरटी के कॉन्सेप्ट में हमें 3 टाइम को एस्टिमेट करना होता है। कुछ चीजें गिवन होती है, कुछ चीजें हमें निकालनी होती है। 3 टाइम क्या क्या होते हैं, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, अब ये होता क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम, और एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है सर, इसको दोस्तों हम टी ओ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टी एम से, एंड डिनोटेड बाय टी पी से। ठीक है सर, अब होता क्या है जरा सुनिए इसके बारे में। देखिए सर, जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है इसका मतलब होता है मिनिमम टाइम, एक एक्टिविटी या टास्क को कंप्लीट करने में कितना मिनिमम टाइम लगता है अगर इवेंट जो हो रहे हैं वो फेवरेबल कंडीशन में है। एक एक्टिविटी या टास्क को कंप्लीट करने में मिनिमम टाइम कितना लगता है, उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। इफ ऑल इवेंट occurs in favorable
condition. If all event occurs in favorable condition. If all event occurs in favorable condition. यहां आ गया अनफेवरेबल कंडीशन, बस यही फर्क है. अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है सर. और यहां मिनिमम की जगह मैक्सिमम आ गया. तो जो डिफरेंसेस है उसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं. यहाँ मैक्सिमम है और अनफेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है. यहाँ पर मिनिमम है और फेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है. आप भी हाईलाइट कर लीजिए इसको. फिर से इसको कम कॉपी कर लो. एक एक्टिविटी या टास्क को कंप्लीट करने में नॉर्मल नॉर्मल कितना समय लगता है? नॉर्मल नॉर्मली कितना समय लगता है? टाइम कितना, नॉर्मल टाइम कितना लगता है उसको मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं. इधर टीपी होगा. इफ ऑल इवेंट इन नॉर्मल कंडीशन, यहां भी चेंज होगा, नॉर्मल कंडीशन होगा. अब जरा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है. कहता है देखिए भैया मुझे ना एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को स्टार्ट करना है. उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने में नॉर्मल आपका 0 समय लगता है. आपने 0 में भी स्टार्ट करा. अब उस एक्टिविटी को खत्म करने में आपको लगने चाहिए नॉर्मली 3 दिन. नॉर्मली उस एक्टिविटी को 3 दिन लगने चाहिए अगर आप नॉर्मल वे में काम करते हैं. नॉर्मल कंडीशन है सब कुछ. नॉर्मल कंडीशन का मतलब सुबह आते हो 6 बजे, और सॉरी सुबह सुबह आप 9 बजे आए और आपने 6 बजे छुट्टी कर ली, तो 9 से 6 के टाइम में आपने नॉर्मली उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 3 दिन लगाए. तो ये तो हो गया मोस्ट लाइकली टाइम. जो आजकल आप मुझे एक बात बताओ. आप मुझे एक बात बताओ. आपने क्लास है 1 घंटे की. आपने क्लास है 1 घंटे की क्लास है. अब नॉर्मली 1 घंटे की क्लास में कितना समय लगेगा? आपको क्या लगता है? आपने देखा कि भाई नॉर्मली 1 घंटे की क्लास में हमें लगभग उसको पूरा करने में, अगर मैं कुछ लिखता नहीं हूँ सिर्फ देखता हूँ, तो उसको पूरा करने में 1 घंटा लगेगा. 1 घंटे की क्लास है तो नॉर्मली 1 घंटा लगेगा. ये तो सभी स्टूडेंट के लिए यही है. इसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम. जो ज्यादातर यही होता है. बट कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं 1.25, 1.5, 1.75, 2. अगर मान लो एक क्लास 1 घंटे की है और आप उसको 2 की स्पीड से देख रहे हो, तो इसका मतलब वही क्लास में समय लगेगा आधा घंटा. इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम कि उस क्लास को कंप्लीट करने में कितना मिनिमम समय लगा. जब कंडीशन कैसी थी? फेवरेबल. फेवरेबल का मतलब क्या था? मैं अपने हिसाब से अपनी चीजों को जल्दी कर सकता हूं. फेवरेबल कंडीशन थी. फेवरेबल कंडीशन कि मैं अपने हिसाब से अपनी कम चीजों को, मतलब जब मुझे एक्टिविटी स्टार्ट करनी थी मैंने तब एक्टिविटी स्टार्ट करी, कोई लेट नहीं हुआ. मुझे आज 10 बजे सुबह पढ़ना था तो मैंने 10 बजे सुबह पढ़ना स्टार्ट करा और आधे घंटे में खत्म कर दिया. ऑप्टिमिस्टिक टाइम जहां पर एक एक्टिविटी या टास्क को कंप्लीट करने में कम समय लगता हो, मिनिमम समय लगता हो. नॉर्मल का मतलब 1 घंटे की क्लास 1 घंटा लग रहा है. अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 की स्पीड से नहीं और थोड़ा स्लो देखते हैं. या वो सोचते हैं, वही सोचते हैं कि पहले मैं आधा घंटा देखूंगा, आधा घंटा 1 की स्पीड से देखूंगा, फिर उस आधे घंटे को रिवाइज करूंगा, फिर अगला आधा घंटा देखूंगा, फिर अगले आधे घंटे को रिवाइज करूंगा. तो कई बार क्या होता है 1 घंटे की क्लास में 1.5 घंटा लगा देता है स्टूडेंट. तो उसको बोलता है मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा उस क्लास को कंप्लीट करने में, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, टास्क को कंप्लीट करने में. जब कंडीशन क्या हो? अनफेवरेबल हो. अनफेवरेबल का मतलब है मुझे 10 बजे सुबह स्टार्ट करना था पर घर में कुछ काम आने की वजह से मैं 10:30 बजे अपनी क्लास स्टार्ट कर पाया. दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल कंडीशन. तो किसी भी एक्टिविटी को जब स्टार्ट करना था और आपने उसी वक्त स्टार्ट करा, ये हमारी फेवरेबल कंडीशन है. किसी भी एक्टिविटी को जब स्टार्ट करना था जिस समय पर, आप उस समय पे स्टार्ट नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हो गए, इसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन. तो ऐसे केस में अनफेवरेबल कंडीशन में कितना मैक्सिमम समय लगता है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, दैट इज पेसिमिस्टिक टाइम. और जब फेवरेबल कंडीशन हो, जिस टाइम पे स्टार्ट करना था उसी टाइम पे आपने स्टार्ट करा, तो हमारे पास क्या हो गया? ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया. मिनिमम कितना समय लगता है.
नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल समय कंडीशन है, जितना बजे स्टार्ट करना था उतने बजे स्टार्ट करा, और हमने नॉर्मली नॉर्मली कितना समय लगता है, 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, उतने समय पे उसको कंप्लीट करा। नॉर्मल तो नॉर्मल है, जो ज्यादातर यही होता है। ठीक है सर, तो ये हमारे पास 3 टाइम होते हैं जो हमें एस्टिमेट करना होता है इन केस ऑफ पीईआरटी। ठीक है दोस्त, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक, पीईआरटी का मतलब होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक। बता भी देता हूँ, लिख लो कहीं साइड पे, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक, रेवेन्यू सॉरी रिव्यू टेक्निक, रेवेन्यू रिव्यू टेक्निक होता है। ठीक है सर, बाकी लिखवाने की जरूरत भी नहीं थी इतना, क्योंकि स्टडी मैट में है भाई, आप सामने देख भी ले होंगे अगर आपने स्टडी मैट खोला होगा तो। चलिए दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, इसमें 3 टाइम के बारे में हमने देखा और 3 टाइम के बारे में हमने इसको पढ़ा। 1 मिनट में पानी पी लूं। अब दोस्तों हमें निकालना होता है एवरेज टाइम, या इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड एवरेज टाइम। जिसको हम ए टी से डिनोट करेंगे, एवरेज टाइम या एस्टिमेटेड एवरेज टाइम। ए टी से नहीं, इसको डिनोट करो टीई से। ठीक है सर, देखिए अब कैसे निकालना होगा एस्टिमेटेड एवरेज टाइम। मतलब बेसिकली मुझे 3 टाइम देख रहे हैं और तीनों टाइम का एवरेज करना है। क्या करना है, तीनों टाइम का मुझे एवरेज करना है। अब कहानी सुनिएगा भाई, मेरे पास लेट सपोज अभी के लिए मान लेते हैं कि 6 बच्चे, 6 स्टूडेंट है, जिसमें से एक स्टूडेंट क्या करेगा, 1.5 की स्पीड में देख रहा है क्लास को। एक स्टूडेंट क्या करेगा कि 1.5 की नहीं, 1 की स्पीड में देखेगा और फिर आधा घंटा पढ़ेगा, रिवाइज करेगा। आधा घंटा मतलब मैक्सिमम समय लेगा। एक स्टूडेंट जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, एक स्टूडेंट मैक्सिमम समय लगने की कोशिश कर रहा है। और जो बचे हुए 4 जने हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे वीडियो देखते हैं, 1 घंटा जो लगता है, 1 घंटे की 1 घंटे में नॉर्मल चीजों में मोस्ट लाइकली टाइम की बात कर रहा हूं, जो ज्यादातर लोग यही करेंगे, जो ज्यादातर लोग मोस्ट लाइकली टाइम में यही करेंगे। एक कोर्स को कंप्लीट होने में लेट सपोज 4 महीने लगते हैं, तो कोई स्टूडेंट 2 महीने में कर देता है, कोई स्टूडेंट 6 महीने में करता है। पर ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो 4 महीने का कोर्स 4 महीने में करते हैं। तो सर वो स्टूडेंट कौन सा है जो 2 महीने में करते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट छोड़कर इसी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। लेट सपोज ओएमएसएम का सब्जेक्ट है, 6 जनों को मैंने इस सब्जेक्ट को क्लास से अलाउड करा, 6 स्टूडेंट मेरे सामने हैं, मैंने कहा भैया 4 महीने लगेंगे इस कोर्स को नॉर्मली कंप्लीट करना चाहो। और अगर आप जल्दी करना चाहो, जल्दी कैसे होगा कि और सब्जेक्ट भूल जाओ, पहले ओएमएसएम ही कर लो, जो सारा टाइम है ओएमएसएम में लगा दो। दूसरा क्या कह रहा होगा, एक स्टूडेंट ये होगा कि ओएमएसएम कह रहा है वो बाद में कर लूंगा, मैं 5-6 महीने लग जाएंगे, एक क्लास देख लेता हूँ, उसका एक दिन छोड़ के एक दिन देख लेता हूँ, बाकी सब पे फोकस करता हूँ। तो मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब होता है कि मेजरली स्टूडेंट ये वाली चीजें ज्यादा ऑप्ट करेंगे। 6 में से 4 बार ऐसा होगा कि मेजरली स्टूडेंट ये ऑप्ट करेंगे कि नॉर्मल समय जो लगता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो जल्दी करने की ट्राई करेगा, एक स्टूडेंट होगा जो लेट हो जाएगा, 4 की जगह 6 महीने लगा देगा कोर्स कंप्लीट करने में, और 4 की जगह 2 महीने लगाएगा, ऐसा एक स्टूडेंट होगा। पर ज्यादातर स्टूडेंट नॉर्मल समय में अपना काम को, एक्टिविटी को पूरा करें। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, मोस्ट लाइकली का मतलब क्या होता है, मोस्ट लाइकली का मतलब है जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम और जो पेसिमिस्टिक टाइम है, मैक्सिमम और मिनिमम में मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा होगा, तभी तो मोस्ट लाइकली लिखा। इसलिए जब हम एवरेज करते हैं ना दोस्तों, तो हम कहते हैं भाई देखो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कर लो और पेसिमिस्टिक टाइम कर लो, पर जब बात मोस्ट लाइकली टाइम की आती है तो 6 में से 4 जने होंगे जो मेजरली ये करेंगे, इसलिए 6 से डिवाइड करा। देखिए सुन लो, मैं इन तीनों को प्लस करके 2 3 से डिवाइड करता है, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, पर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि मोस्ट लाइकली में 6 में से 4 बच्चे ऐसे होंगे जो आता नॉर्मल कंडीशन में काम करेंगे, एक्टिविटी पूरा करेंगे। एक ऐसा होगा जो फास्ट करेगा, एक ऐसा होगा जो लेट करेगा। इसलिए हम 6 का डाटा लेकर चलते हैं, इसलिए वहां पर 4 से मल्टीप्लाई करा कि इन दोनों में से ज्यादातर नॉर्मल कंडीशन आएगी। समझ में आ गई? चलिए, नहीं तो अगर आप तीनों को एक जैसा लिख लोगे, मतलब आप इसमें भी 4 न लगाकर तीनों को T0 TP और TM करके 3 से डिवाइड करोगे, तो इसमें और इस वाले में उस वाले में फर्क क्या हो जाएगा जब 3 से डिवाइड होगा, तीनों को जोड़ोगे। तो आप ये कहना चाहोगे कि जो मोस्ट लाइकली टाइम भी है वो भी इन्हीं के बराबर है। मतलब हर अगर 6 बच्चा है तो 6 बच्चे में से 2 जल्दी कर रहे हैं, 2 लेट कर रहे हैं और 2 नॉर्मल में कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल जो मोस्ट लाइकली होता है वो इन दोनों से एटलीस्ट ज्यादा होगी। मोस्ट लाइकली का वर्ड तभी यूज करा गया है, तो आप नॉर्मल सिचुएशन बना दोगे तीनों केस के अंदर, इसलिए उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी कि इसके होने के चांस ज्यादा है इन दोनों से।
इसके होने के चांस ज्यादा है, इसलिए इसको 4 से और 6 से। अब ये 4 ही क्यों आया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कहीं पर भी इसका लॉजिक नहीं लिया, बस ये कहा गया है कि हाँ इससे ज्यादा वैल्यू इसको देनी है, मतलब ज्यादा होने की चांस इसके है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करा, 4, 5 और 6, और 6 से डिवाइड कर दिया। तो 6 का कॉन्सेप्ट तो है ही, जितने प्लस करोगे उतने से डिवाइड, पर ये 4 का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, सही में नहीं। चलिए अब जैसे ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई, तो एक क्वेश्चन बनेगा तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन हम करके देख रहे हैं, ठीक है, ये होगी एक्टिविटी मुझे दे रखी है। देखिए यहां दे रखी है ड्यूरेशन, यहां दे रहा ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, वो हो गई एक्टिविटी। एक से दो, दो से तीन, तीन से पांच, सात से आठ, पांच से आठ, छह से सात, पांच से आठ, छह से सात, चार से पांच, एक से छह और दो से चार। तीन, छह, पांच, चार, एक, तीन, 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 छह, पांच, चार, एक, तीन, तीन, दो, दो, तीन, दो, दो, छह, बारह, ग्यारह, उन्नीस, चार, छह, बारह, ग्यारह, उन्नीस, चार, नौ, छह, पांच, पांच, नौ, छह, पांच, पांच, 15, 30, 17, 28, 15, 30, 17, 28, 7, 27, 15, 14, 8, 7, 27, 15, 14। सबसे पहले आपके पास ये देता है ना एक्टिविटी, नेटवर्क डायग्राम बनाकर दिखाइए सर, अब तो कर सकते हो आप, जल्दी से इसका नेटवर्क डायग्राम बनाकर दिखाइए, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम की नीड है यहाँ पर। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमसे जब भी हमें, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली या पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा होता है, तो क्वेश्चन हमसे सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि आप इसका एवरेज एस्टिमेटेड टाइम निकाल के दिखाओ। ठीक है जी, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो एक ही चीज पूछता है, एवरेज एस्टिमेटेड टाइम निकाल के दिखाओ, एवरेज एस्टिमेटेड टाइम आप कैलकुलेट करके दिखाओ, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया था, T0 ऑप्टिमिस्टिक,
पेसिमिस्टिक और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे मोस्ट लाइकली से डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। तो ये आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, अपना एवरेज निकाल लोगे। कई बार हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम अगर बड़ा क्वेश्चन देगा तो वेरिएंस निकालने को भी कहेगा, वेरिएंस भी निकालने को कहता है। अब वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस निकालने का तरीका है, बस बता रहा हूं, आता तो बहुत रेयर है, मतलब 100 में से 5% चांस है कि आएगा, पर अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। टीपी पेसिमिस्टिक टाइम में ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 6 करो, और फिर इसका होल स्क्वायर करो। क्या करो, होल स्क्वायर। सुनिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, कैलकुलेटर उठाइए, आपके हाथ में सब कुछ है, कैलकुलेटर है तो सब कुछ है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, T0 TP और 4 TM करना है। देखिए ये रहा T0, ये है TP, 15 और 3 कितने हो गए, 15 प्लस 3 हो गए 18, और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, क्योंकि TM को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, इसलिए लिख दूं, ये आ गया आपका TO, ये आ गया TM, और ये आपके पास आ गया TP। इन दोनों को प्लस करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 6 4 जो 24, 18 में से 24 जोड़ दिया तो आपके पास 42 आ गया। एक करके दिखा दो, 3 प्लस 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड डिवाइडेड बाय 6। एक करके दिखा रहा हूं, ये आ गया भाई 16 नहीं 6 आएगा, 6 चौक 24, 24 प्लस 15 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा भैया, 42, 42 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आपके पास आ गया आंसर 7। ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, इधर देखिए 12 को पहले मल्टीप्लाई करो 4 से, सुनो करना कैसे, पहले बीच वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को साइड में जोड़ दो, 6 प्लस 30, 84 डिवाइड बाय 6 क्या आ जाएगा सर, 84 डिवाइड बाय 6 क्या आ गया, 14। फिर से इधर आ जाओ, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर 17 प्लस और 5 प्लस 66 डिवाइड बाय 6, 66 डिवाइड बाय 6, यहाँ आ गया 11। 19 को मल्टीप्लाई करो 4 से, प्लस 4 एंड 28, 108 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा सर 18। समझ में आ रहा है, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 प्लस 1 और प्लस 7 24, 24 डिवाइड बाई 6, ये आ गया यहाँ पर 4। 9 को मल्टीप्लाई करो 4 से, प्लस 3 करो, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 एंड प्लस 27, ये आ जाएगा 66 डिवाइड बाई 6, 66 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 11। इसकी बारी, 6 को मल्टीप्लाई करो 4 से, प्लस 3 और प्लस 15, 42, 42 डिवाइड बाई 6, 7। 1 से 6 की बारी आ जाएगी। 5 को मल्टीप्लाई करो पहले 4 से, फिर 2 और प्लस 14, ये आ जाएगा 36, 36 डिवाइड बाई 6, 6 6 36। एंड लास्ट 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, प्लस 2 और प्लस 8, 30, 30 डिवाइड बाई 6 का मतलब हो गया 5। ठीक है सर, एक एवरेज टाइम हो गया तीनों को मिलाकर। अब सर ये वेरिएंस कैसे निकालना है, हालांकि पेपर में रेयर ही आता है बट फिर भी सीख लेंगे। टीपी में से T0 माइनस करना है, सुनो कैसे करना है, पहले टीपी में से T0 माइनस करो, फिर 6 से डिवाइड करो, जो बच जाएगा उसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर लास्ट में करना है 6 से डिवाइड करने के बाद। टीपी में से T0 माइनस करेंगे तो देखो 15 माइनस 3 आ जाएगा 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 4। देखो 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर, 12 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर, आ जाएगा 2 का स्क्वायर, आ जाएगा 4। ठीक है सर, एक करके दिखा दिया, बाकी आप कर लेंगे खुद से अपने आप। 30 में से 6 माइनस करो, 30 माइनस 6, बीच वाला भूल जाओ, 30 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, जो बचेगा उसका स्क्वायर 16, 16, और बाकी 2 सेल्फ। छोटे बच्चे थोड़ी हो आप, ये नहीं कर पाओगे, बताओ कर लोगे। इसका एक्स्ट्रा कुछ नहीं, मुझे इसका मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आगे यूज है। अब जरा इधर आ जाओ नेटवर्क डायग्राम पे, जरा नेटवर्क डायग्राम बनाओ। तो इसका यूज क्या है बेसिकली, नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो ड्यूरेशन होता है ना एक्टिविटी का,
वो एक्टिविटी का ड्यूरेशन हम इन तीनों में से कौन सा ले भाई? आप मुझे बताओ, 1 से 2 को एक्टिविटी में करने में 3, मान लो डे है, फुल एग्जांपल डे है, 1 से 2 एक्टिविटी में 3 दिन लगता है अगर जल्दी करो तो, मिनिमम टाइम 3 दिन लगता है, नॉर्मल टाइम 6 दिन लगता है, अगर मैक्सिमम लगाओ तो 15 दिन लगता है। अब कोई मिनिमम में कर देगा, कोई नॉर्मली में कर देगा, और कोई मैक्सिमम समय लेगा। अब भाई मैं 1 से 2 एक्टिविटी में कोई एक ही तो टाइम ले सकता हूं ना, एक से ज्यादा टाइम तो नहीं ले सकता। नेटवर्क डायग्राम देखो, लेट सपोज कि यहाँ पर मेरी एक्टिविटी 1 चालू हुई, 1 से 2 मैंने यहाँ चलाई, ठीक है सर, ये 1 से 2 एक्टिविटी होगी। फिर देखो 1 से 2 के बाद 1 से 6 है, वो चलो बाद में, फिर 2 से 3 है और 3 से 5 है, थोड़ा आगे चला दो, 2 से 3 है, 3 से 5 है। अभी अभी देखो ये हमेशा रफ होता है पहले, क्योंकि बाद में ये कट भी सकता है वो, ठीक है, अभी उतारना मत, कट सकता है। 3 से 5, 7 से 8 है, अब 5 से 8 है और 7 से 8 भी है। देखो 5 से मुझे 8 चलानी है और 7 से भी 8 चलानी है, तो 5 से 8 मेरी कहीं ना कहीं यहाँ आएगी, क्योंकि 7 से भी 8 जोड़ना है। तो ये रहा मेरा 7, 7 से मैंने 8 जोड़ दिया। देखो कह रहा है ना, 7 से 8 जोड़ना है, 5 से 8 भी जोड़ना है। अब 6 से 7 जोड़ना है, 6 से 7, मान लो यहाँ 6 कर दो और 6 से 7 जोड़ दो, जोड़ दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, 1 से 6 जोड़ो, देर देखो 1 से 6, 1 से मैंने 6 जोड़ दिया। अभी कुछ और भी हो सकता है, रुक जाओ रुक जाओ, 1 से 6 आ गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 7 से 8 हो गया, 5 से 8 हो गया, 6 से 7 हो गया, 4 से 5 जोड़ दो और 2 से 4 जोड़ दो, 4 से 5 वेरी 4, 4 से 5 और 2 से 4, तो इसका मतलब यहां से निकलेगा 4 कहीं बीच में, और 4 से 5 फिर से यहाँ जुड़ जाएगा। ये होगा सर आपका नेटोग्राम में। मैं एक बार दोबारा चेक करवा देता हूँ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, इधर देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, ठीक है सर। फिर अगला 7 से 8 और 5 से 8, इधर देखो 5 से 8 और 7 से 8, ठीक है सर, ये हो गया। 6 से 7, 4 से 5, इधर देखो 6 से 7, 4 से 5, ठीक है सर। आगे 1 से 6, 2 से 4, तो ये 6 मैंने यहाँ से 1 से 6 जोड़ दिया और 2 से 4 यहाँ जोड़ दिया। अब बताओ इनमें में जो समय लगता है 1 से 2 एक्टिविटी को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 2 से 3 में कितना लगेंगे, तो हमारे पास एक से ज्यादा समय थे। टाइमिंग जो था वो डिफरेंट डिफरेंट समय था, कि नॉर्मली मिनिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम कितना लगेगा, या मोस्ट लाइकली ज्यादातर क्या लगेगा। तो हम तीनों टाइम नहीं ले सकते एक्टिविटी में, 1 से 2 एक्टिविटी में पहुंचने में कितने समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो कोई एक ही होना चाहिए। इसलिए हमारा पर्पस था एवरेज निकालना, इसलिए हमारा पर्पस था एवरेज, हमने एवरेज को कैलकुलेट करा, और अब सिंगल टाइम आ गया, ये टाइम हम वहां पर प्लॉट कर देंगे। तो 1 से 2 एक्टिविटी में कितना समय लगेगा, 7, इसमें 7 डे लग जाएंगे, 7, अब डे में होगा तो डे लगेगा। फिर आ जाएगा 2 से 3 में 14, 3 से 5 में 11, 7 से 8 में 18, 14, 11, 18, आ गया 14, 11, और 5 से 8 में कितना है, 5 से 8 में है 4, और 7 से 8 में है 18, ये 18 है, ये 4 है। बस ये टाइम प्लॉट करना है। 6 से 7 में 11 है, 4 से 5 में 7 है, 6 से 7 में 11 है, 4 से 5 में 7 है, और 1 से 6 में 6, और 2 से 4 में 5, 2 से 4 में 5 है, और 1 से 6 में 6। सर ये आपके पास नेटवर्क डायग्राम हो गया। टाइमिंग जो हमने डाल दी वो टाइमिंग इस तरीके से डालना है, और यहाँ पर समाप्त हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद सुनो, इसके बाद अगर उसको बड़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बढ़ाएगा, कहेगा इसमें क्रिटिकल पाथ निकालो। अब टाइम आपको यही लेकर चलना है, ठीक है ना, वो पार्ट खत्म हो गया, पहला पार्ट। अब क्रिटिकल पाथ के लिए आपको टोटल फ्लोट और स्लैक निकालना होगा। टोटल फ्लोट तो एटलीस्ट निकालना होगा, जहां जीरो के वहीं से क्रिटिकल पाथ बनेगा, तो टोटल फ्लोट निकालना होगा आपको, स्लैक निकालना होगा, और लॉन्गेस्ट में जो सबसे मिनिमम टाइम होगा वो क्रिटिकल पाथ बनेगा। तो अब जो टाइम लेना है आपको, ये वाला टाइम लेना है, अब से पहले का भूल जाओ, अब यहां से टाइम लेकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्त। आज का हमारा टारगेट खत्म हो गया। पीईआरटी मैंने आपको समझा दिया, सीपीएम भी समझा दिया, क्रिटिकल पाथ मेथड वो भी तो बता दिया ना आपको, और पीटीआरटी, तो दोनों चीजें आज की क्लास में बता दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन पीईआरटी और सीपीएम, इसको आप रिवाइज करेंगे, पेपर का हो सकता है, कई बार आया हुआ है, तो बुक से रिवाइज करेंगे। आज क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। कल नया कॉन्सेप्ट।